हेलो गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पार्ट 12 बैंकिंग को पढ़ेंगे। चलिए बारे में पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे। तो इसको। आपने बैंक के बारे में जाना होगा। बहुत सारे प्रकार की बैंक होती हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, है ना। बहुत सारे प्रकार की बैंक हैं। तो इन बैंक में हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या हमारे काम होते हैं। आपके मम्मी पापा भाई बहन या कुछ बड़े लोग जाते होंगे बैंक में, आप भी उनके साथ गए होंगे। तो बैंक में हम क्या क्या काम करते हैं ये सब इसमें सीखेंगे। कैसे बैंक काम करती है, खाता क्या खुलता है, कौन से खाते के प्रकार होते हैं, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है ना, लॉकर क्या होते हैं, चेक उसके प्रकार, बचत खाते में पासबुक की प्रविष्टियां के आधार पर कैसे हम ब्याज निकालते हैं, एटीएम का क्या प्रयोग होता है और विभिन्न मूल्यों के नोटों की पहचान कैसे करते हैं। ये सारा हमारे इस पार्ट के अंदर टॉपिक हैं जो कि हमें कवर करने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की जानकारी। बैंक करती क्या है। तो सबसे पहला काम है कि हम बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं। तो जब हम बैंक जाते हैं तो या तो हमें अपना धन जमा करना होता है, या फिर हम धन निकालते हैं, या तो बैंक से उधार लेते हैं जिसको हम लोन कहते हैं। बैंक से हम लोन लेते हैं, कई प्रकार के लोन होते हैं। बैंक हमें विभिन्न योजनाओं के लिए, कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए लोन देती है। उससे हम वहाँ से पैसे निकालते हैं। हम धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं। हम घर पे भी तो रख सकते हैं, पर धन को बैंक में इसलिए जमा करते हैं क्योंकि धन वहाँ पे सुरक्षित होता है। और जब हम बैंक में धन जमा करते हैं तो हमें उससे ब्याज मिलता है। ठीक, ब्याज मिलता है तो हमारा धन थोड़ा बहुत बढ़ता है। इसलिए हम बैंक में जमा करते हैं सुरक्षित जगह रखने के लिए। इसके अलावा और बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए लोन देता है, छोटे किसानों को खेती बाड़ी के लिए, बेरोजगारों को कुछ काम धंधा खोलने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे काम, जैसे कि आपके स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म के डीबीटी के पैसे आपके बैंक में आते हैं, है ना। इसके अलावा हमें स्कूल की फीस जमा कर सकते हैं, पानी बिजली का बिल वहाँ जमा कर सकते हैं, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, जो लोग नौकरी करते हैं उनका वेतन बैंक किसके थ्रू आता है, बैंक से हम पैसे निकालते हैं। तो ये सारे कार्य बैंक करती है। अब जब हम बैंक में ये सब हमें काम करना है, पैसे निकालने हैं या पैसे जमा करने हैं, तो हमें वहाँ पे खाते की जरूरत होगी। खाता मतलब हमारा वहाँ पे बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ठीक, अब कौन कौन से प्रकार के अकाउंट होते हैं जो हम वहाँ पे खोल सकते हैं। तो बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है बचत खाता, जिसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट। साधारणतः अगर कोई जाता है बैंक के अंदर तो वो अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलता है। इसके अलावा एक चालू खाता होता है जो कि व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा खाता होता है, एक आवर्ती संचयी जमा जिसको हम आरडी अकाउंट कहते हैं, और एक छोटे बच्चों का, जैसे आप लोगों की उम्र के बच्चों का एक खाता खुलता है उसको हम माइनर अकाउंट कहते हैं। एक एक करके फटाफट समझते हैं। बचत खाता क्या होता है। तो कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावनाओं को प्रोत्साहित करना। इसमें हम थोड़ी थोड़ी पूंजी अपनी जमा कर सकते हैं, उस पूंजी पर हमें थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है और अपना खाते में हम पैसा सुरक्षित तौर से रख सकते हैं। जब हमें उसमें से खाते में से धन निकालना होता है तो उसके लिए हम आहरण फॉर्म भरते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, या फिर हम चेक से निकाल लेते हैं। आजकल एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यूपीआई, मोबाइल फोन पे, इसकी भी सुविधा उपलब्ध है। इनसे भी हम खातों से पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। दूसरा होता है चालू खाता। बड़े व्यापारी कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े संस्थाएं होती हैं, नगद लेन देन नहीं करती, तो वो चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक में जमा धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं देता है, परंतु इसमें बचत खाते के पश्चात धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। बचत खाते में लिमिट होती है कि आप इतनी बार ही निकाल सकते हो या जमा कर सकते हो। कभी कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र की फीस भी ले लेते हैं चालू खाते के लिए। फिर एक आता है सावधि जमा खाता, जिसको हम कहते हैं एफडी, आम भाषा में एफडी कहते हैं, या फिर इसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है कि हमारे पास आपका इतना, आपने एक बार में मान लो 1 लाख रुपए की एफडी खोल दी, 1 लाख रुपए जमा कर दिए। इसमें साथ समय जो भी ब्याज होगा वो बैंक उस ब्याज को मिला के आपको निश्चित अवधि के बाद आपको वो पैसा निकालने की अनुमति दे देता है। फिर भी खाताधारी की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि की पूर्व भी ब्याज दर में कटौती कर भुगतान किया जा सकता है। अगर आपको पहले निकालना है तो आप पहले भी निकाल सकते हो। एक आता है आवर्ती या संचयी जमा खाता, ये आरडी कहते हैं, रीअकरिंग डिपॉजिट। इसमें हम निश्चित अवधि में, मान लो महीने, प्रति माह, प्रति 6 माह, प्रति 3 माह, प्रति साल, जैसा आप चाहो उस निश्चित अवधि में आप एक वहां पे अपना पैसा जमा कर सकते हो। 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए। इस खाते में ब्याज की दरें जो होती है बचत खाते से अधिक होती हैं और आपका धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो जाता है जो आप साल या 10 साल बाद निकाल सकते हो। फिर आता है अल्पवयस्क खाता। अगर आप 18 वर्ष से छोटी आयु के हो तो आपका एक अल्पवयस्क खाता कहलाएगा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने का अधिकार है। वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता, पर वो अपना एक नॉमिनी बना देते हैं। उसमें आपके माता या पिता आपके नॉमिनी बन जाएंगे 18 वर्ष की आयु तक, और आप उसमें 10 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। तो ये हमारे खाते के प्रकार हो गए जो कि हम बैंक में खोल सकते हैं। तो हमें ये सब याद रखने होंगे। फिर आता है बैंक ड्राफ्ट। अगर मान लो बैंक को अपनी तरफ से किसी को हमने बैंक में पैसा जमा किया और हम चाहते हैं कि
डाकघर की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर के माध्यम, हम पहले मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजते थे। इसी प्रकार बैंक क्या करती है, बैंक पैसा भेजने के लिए बैंक मांग पत्र का प्रयोग करती है, डिमांड ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक आज्ञा के रूप में होता है, जिसमें हम जो राशि उसको बता देंगे उतने का आदेश होता है कि जिसके नाम से ड्राफ्ट होता है उसके नाम से इतनी राशि निकाल दी जाए। ये एक बैंक ड्राफ्ट का हमने फोटो यहाँ पे प्रयोग किया है। तो हमने यहाँ पर एक HDFC बैंक का एक डिमांड ड्राफ्ट का रूप दिखाया है। क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है। जिस भी तिथि कोई डिमांड ड्राफ्ट निकलता है उसे 3 महीने के लिए वैलिड होता है, मतलब 3 महीने तक आप इस डिमांड ड्राफ्ट को किसी भी बैंक में जाके उसके पैसे वहां से आहरण कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन डिमांड पे। जिसको भी हमने जिसके नाम से डीडी बनवाना है, इसको हम डीडी कहते हैं शॉर्ट में। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसका नाम यहाँ पे आता है, नाम उसका संस्था का नाम या NGO का नाम, कितने रुपए का लाना है वो रुपए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे शब्दों में लिखते हैं हम रुपयों को, और यहाँ पे अंकों में लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक का यहाँ पे साइन होते हैं, किसके द्वारा दिया गया, ये डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिनांक पड़ी होती है। तो इस तरीके से बैंक के थ्रू हम दूसरे बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। अब इसके अलावा चलो डीडी भी बैंक ने बना दी, खाते भी खोल दिए। इसके अलावा और क्या करती है बैंक हमारे लिए, तो बैंक में क्या होता है, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए एक लॉकर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लॉकर्स उपलब्ध हैं, है ना। इस प्रकार के लॉकर्स होते हैं बैंक के अंदर, जहाँ पे आप अपना कीमती सामान इसके अंदर रख सकते हो। इसकी एक चाबी आपके, 2 चाबियों से खुलता है। एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी बैंक वालों के पास होती है। जब दोनों चाबी मिलती है तब ये खुल सकता है। तो इसके अंदर आप अपना कुछ भी सोना चांदी जो भी आपका जेवरात है वो इसके अंदर आप रख सकते हो। इसके लिए आपको बैंक में जाके आपका खाता होना चाहिए, और बैंक इसमें लॉकर का किराया लेता है। सालाना किराया आप देके अपना सामान वहां पे सुरक्षित रख सकते हो। अब बात आती है कि ठीक, हमने अपना पैसा जमा कर दिया, हमने RD खोल दी, FD खोल दी, चालू खाता, सेविंग खाता सारे खोल दिए। पैसा निकालेंगे कैसे, तो पैसे निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है आहरण फॉर्म द्वारा, जिसको हम विड्रॉल फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारा चेक द्वारा, हम चेक से निकाल सकते हैं, और एक होता है ATM द्वारा। तो सबसे पहले विड्रॉल फॉर्म देख लेते हैं कैसा होता है। ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विड्रॉल फॉर्म का नमूना है। यहाँ पे हम सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब कि खाता धारक का नाम, जिसके खाते में पैसे हैं, जैसे कि हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, यहाँ पे हम ब्रांच का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम दिनांक डाल देते हैं, जिस भी दिनांक को हम पैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा खाते का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपके खाते का नंबर हो वो यहाँ पे लिख दोगे। अब आपको कितने रुपए निकालने हैं, तो यहाँ पे अंकों में लिखा जाएगा और यहाँ पे शब्दों में लिखा जाएगा। मान लो मुझको 10 रुपए निकालने हैं, तो यहाँ 10 आ गया, और यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आप लिखो 10 रुपीज ओनली, या फिर 10 रुपए मात्र। यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाता है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर। हम खाते में वही साइन करना होता है जो हमने पहले किया हो, नहीं तो वो हमारा पैसे नहीं निकलेंगे। दूसरा तरीका है चेक द्वारा। बैंक आपको एक चेक बुक देती है, जिसके अंदर छपी हुई पर्चियां होती हैं। उन चेकों पर एक संख्या पड़ी रहती है, जो बैंक ग्राहक को 10 20 25 या 100 चेकों की पुस्तिका दे देती है, और फिर आप उसको भर के किसी को भी किसी के नाम से चेक काट के दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किसी अनुभव द्विवेदी के नाम से चेक काट के दे दिया कि इसको इतने रुपए निकाल के दे दिए जाए 5 लाख। ये हमने डेट डाल दी, ये हमारा अकाउंट नंबर लग गया, और यहाँ पर हम अपने साइन कर देंगे। जब बैंक में ये जाएगा तो बैंक हमारा साइन मैच करेगी, हमारा चेक नंबर मैच करेगी, और इसके खाते में पैसे दे देगी। ठीक है, अब चेक के प्रकार होते हैं। एक होता है बियरर चेक, एक होता है आदेशिक चेक, और एक होता है क्रॉस चेक। वाहक चेक या बियरर चेक क्या होता है, यह चेक जिसका नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। कि जिसके मैंने किसी के नाम से चेक काट दिया वो खुद ले जाए या फिर कोई और ले जाए, जाके चेक अपने पैसे निकाल सकता है। आदेशित चेक में इसमें भुगतान मात्र उसी व्यक्ति को करते हैं जिसके नाम से चेक काटा गया है। अगर मैंने दीपक के नाम से चेक काटा है तो सिर्फ दीपक ही उस बैंक में जाके पैसे निकाल सकता है। अगला है रेखांकित चेक, जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर 2 डंडे खींच देते हैं। चेक के हम कोने में 2 डंडे खींच देते हैं, इसको अकाउंट पे ही कहते हैं। तो इसमें जिसके नाम से चेक काटा है उसके खाते में ही पैसा निकलता है, इसको ये रेखांकित चेक होता है। तीसरा तरीका है हमारा ATM से। आजकल ATM मशीन लग गई है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये एक स्वचालित मशीन होती है। जब आप ATM के अंदर अपना ATM कार्ड डालते हो तो ATM कार्ड में आपका कुछ पिन लगा होता है, उस पिन के माध्यम से आप ATM के अंदर से पैसा निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना है, अपना पिन हम किसी को भी नहीं बताते, ना हम ATM का अपना पूरा नंबर किसी को बताते हैं। 16 अंकों का नंबर होता है, किसी को कभी नहीं बताना है, ना इसकी डेट किसी को बतानी होती है, ना ही किसी का पिन बताना होता है। अगर आप ऐसा गलती से करोगे तो आपका खाता खाली हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी के युग में हमने ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी हम बिना बैंक में जाए फिजिकली हम वहां से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग 3 प्रकार से करी जा सकती है, नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, या फिर UPI के जरिए। UPI नेट बैंकिंग क्या है, हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में
अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपना बैंक हमको आईडी पासवर्ड देता है, उससे हम उसके अंदर जाते हैं बैंक की वेबसाइट पर और वहाँ से हम अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक स्टॉप कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग भी ऐसे ही मोबाइल में होता है। इसमें अंदर बैंक अपना एक एप्लीकेशन देता है, बैंक की एप्लीकेशन में आप लॉग इन करोगे आईडी पासवर्ड से और वहाँ पे ये सारे कार्य कर सकते हो। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। तो इसमें यूपीआई के माध्यम से आप किसी का कोड स्कैन करके और उसको पैसे का आदान प्रदान कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमारा थ्योरी हो गया था। अब इसमें आते हैं हम कि हमारा गणना वाला क्या कार्य है। अब बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना, हमें कितना बैंक ब्याज देगी, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज का सूत्र अभी हमने पिछले ही पार्ट में पढ़ा था। क्या होता था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। कि आपका कितना मूलधन है, किस दर से और कितने समय के लिए। अब क्योंकि बैंक में जो पैसे होते हैं, 10 रुपए मान लो 2 दिन के लिए रहे, फिर हमने 5 डाल दिए, 15 हो गए, फिर हमने 10 निकाल लिए, 5 रह गए, तो दिनों के लिए रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी जो दर होती है, दर तो वार्षिक होती है पर हमारा समय तो दिनों में होता है, तो हम क्या करते हैं, समय को 1/365 कर लेते हैं। एक दिन का 10 दिन होगी तो 10/365। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ पे हम एक उदाहरण करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे ये कार्य होता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की पासबुक की एक पृष्ठ नीचे अंकित दे रखा है यहाँ पे 1/4/2016 को उसमें 10,000 रुपए थे, 7/4/2016 को उसमें 2,000 रुपए जमा करे गए तो प्लस हो गया और ये 12,000 रुपए हो गए। 28/4/2016 को उसमें 10,500 रुपए जमा करे गए तो 22,500 हो गए। फिर 5/5/16 को चेक द्वारा 5,000 रुपए निकाल लिए, 17,500 रह गए। 10/5/16 को 400 रुपए और कट गए और 17,100 रुपए रह गए। अब यदि किसी व्यक्ति ने 15 मई 2016 को अपना खाता बंद कर दिया तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। उसने कब खाता बंद किया है अपना? 15 मई 2016 को। तो हमें इसके बीच का उसका ब्याज निकालना है। तो हम ये देखते हैं कितने दिन कितना पैसा उसके खाते में रहा है। अब देखो 1/4/2016 से 6/4/2016, 6 दिन का दैनिक अवशेष 10,000 रुपए डेली था, कितना हो गया? 60,000 रुपए। 7/4/16 से 27/4/16 तक कितने दिन हो गए? 21 दिन। 21 दिन तक उसके खाते में 12,000 रुपए थे तो कितना हो गया? 2,52,000 रुपए डेली का टोटल। 28/4/16 से 4/5/16 तक 7 दिन का उसका दैनिक कितना हो गया? 22,500 था, 7 दिन रहा तो 1,57,500। इसी तरीके से 5/5/16 से 9/5/16 तक 17,500 रुपए थे, 5 दिन रहे तो उसका 87,500 बन गया। 10/5 से 14/5 तक 5 दिन 17,100 रुपए रहे 5 दिन के लिए तो ये हो गया 85,500 रुपए। तो कुल दैनिक अवशेष, अगर हम कुल दैनिक अवशेष की बात करें कि 10,000 रुपए पहले दिन थे, फिर दूसरे दिन भी 10,000, तीसरे, तो कुल मिला के 6,42,500 रुपए उसके डेली के बचे अभी तक के। 4% वार्षिक दर थी, हमने समय 1/365 ले रखा है। प्राप्त ब्याज कितना होगा? मूलधन कितना बना? 6,42,500। दर कितनी है? 4 की। समय कितना? 1/365। तो ये कुल मिला के 70 रुपए उसका ब्याज बना। मतलब कि इतनी टोटल अवधि में उसका ब्याज कितना बनेगा? 70 रुपए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ये सब इकट्ठा कर दिया इसलिए हमें लग रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया। ठीक, अगर हम अलग अलग करते तो हम 6 गुणा क्या करते? 6 दिन का ब्याज तो हम 6 गुणा 1/365 करते तो 6/365 हो जाता। 21 दिन का अलग निकालते। हमने क्या किया सारा कि 10,000 रुपए एक दिन, 10,000 रुपए दूसरे कितने हो गए? 20,000 रुपए, फिर तीसरे दिन 30,000, ऐसे हमने कुल दैनिक अवशेष जोड़ लिया। हर दिन के अंत का जो टोटल था वो हमने जोड़ लिया कि पहले दिन का टोटल 10,000 था, ठीक है, दूसरे दिन का 10,000 था, 20,000 हो गया टोटल। तो कुल दैनिक अवशेष निकाल लिया और इससे हमारा काम हो गया। ये किसी के देखो असली की पासबुक की प्रिंट दे रखी है, जैसे कि 3/10/16 को एटीएम से इतने रुपए निकाले, इतना रह गया, फिर 3/10/16 को इतना रुपए निकाले, फिर इतना रह गया, इतने निकाले, इतना रह गया। तो ये हम इस तरीके से बैंक पासबुक प्रिंट होके आती है। ठीक, तो ये हमारा हमने थ्योरी पार्ट समझ लिया है, किस तरीके से ब्याज निकालते हैं ये समझ लिया है। अब हमारे इसमें अभ्यास के 2 प्रश्न है, 2-4 प्रश्न है, उनको हम करेंगे, उससे हमारा ये अभ्यास भी और ये पार्ट पूरा हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। कौन कौन से प्रकार के खाते थे? अभी हमने पढ़े थे। सबसे पहले क्या था? सेविंग बैंक अकाउंट या फिर बचत खाता। उसके अलावा क्या था? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। उसके अलावा था फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। इसके अलावा था आरडी वाला खाता और इसके अलावा था छोटे बच्चों वाला माइनर खाता। तो हमने इस शुरुआत में सबसे पहले पार्ट में हमने यही पढ़े थे। यहाँ पे खातों के प्रकार पढ़े थे, खाते किस किस प्रकार के होते हैं। तो ये रहे हमारे खाते, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और अल्पव्यस्त जमा खाता। तो ये हमें इसको नाम लिखने थे। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है अभ्यास का हमारा? अभ्यास का दूसरा प्रश्न कह रहा है चेक क्या है और चेक के प्रकार लिखो। तो चेक हमारे 3 प्रकार के थे, बेयरर चेक,
इसके अलावा रेखांकित चेक और आदेशित चेक। तो चेक, अगर हमें चेक की परिभाषा लिखनी हो तो चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के काम आता है। चेक के माध्यम से हम संबंधित खाते से रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है। चेक के प्रकार, चेक 3 प्रकार का होता है, वाहक चेक या धारक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। तो ये इस प्रकार से हम इसके दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के खातों का नाम, चेक क्या है और चेक के प्रकार क्या होते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक बचत बैंक की पासबुक दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर के माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। तब इसमें ये देख लेंगे कितने दिन तक कितना पैसा रहा। दैनिक अवशेष इसमें हम निकाल लेंगे। दैनिक अवशेष, अगर हम दैनिक अवशेष की बात करें यहाँ पे तो 1 तारीख को 90,000 रुपए थे और वो कितने दिन के लिए रहे, 9 तारीख तक। तो 1/11/2015 से लेकर 9/11/2015 तक हमारा दैनिक अवशेष कितना रहा, 90,000 रुपए गुणा 9 दिन, तो ये हो गया 8,10,000। फिर 10 से लेकर 14 तक, 10/11 से लेकर 10/11/2015 से लेकर 14/11/2015 तक कितने दिन हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन। तो 5 दिन हमारे कितने रुपए रहे हैं खाते में, 1,10,000 रुपए। तो ये कितने हो गए, 5,50,000 रुपए। फिर 15 से लेकर 30 तक, 15/11/2015 से लेकर कब तक, 30 तारीख तक, 29 तक, 29/11/2015 तक, मतलब 15 दिन कितने रुपए रहे हैं, 1,03,000 गुणा 15, तो ये आप कितने हो जाएंगे, 15,45,000 रुपए। और 30 तारीख को हमारे पास कितने रुपए रहे हैं, 30 तारीख को हमारे पास रहे हैं 1,09,900 रुपए। तो अगर हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा जो दैनिक अवशेष बनेगा, दैनिक अवशेष तो 8,10,000 प्लस 5,50,000 प्लस 15,45,000 प्लस 1,09,900 रुपए। तो दैनिक अवशेष का इसको जोड़ेंगे तो दैनिक अवशेष का हमारा कुल निकल के आएगा 30,14,900 रुपए। ठीक है। हमारा दर कितना दे रखा है, दर दे रखा है 4%। समय हम कितना लेके चलते हैं, 1/365। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मूलधन 30,14,900 गुणा दर गुणा समय बटे 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 330 रुपए और 40 पैसे। ये हमारा इतना ब्याज निकलेगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और इस पार्ट के आखिरी प्रश्न पर। ये कह रहा है यदि मिस्टर एक्स की बैंक की पासबुक दर्ज की प्रविष्टियों के आधार पर जून 2000 में इतना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज दर 3.5% है। हमें जून के अंत का पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि दैनिक अवशेष इसका कितना बचता है तो हम देखते हैं 6 तारीख से हमें शुरू करना है। 06/6/2017 से लेकर और 11/6/2017 तक कितने रुपए थे उसके खाते में, 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए कितने दिन के लिए रहे उसके खाते में, 6 दिन के लिए। तो कितने हो गए, ये बन गए हमारे 9 लाख रुपए। उसके बाद 17/6/2017 से लेकर 17/6/2017 तक उसके खाते में कितने रुपए रहे, 1,47,000 रुपए रहे। और कितने दिन के लिए रहे, ये भी 6 दिन बन गए, 12 से लेकर 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये कुल मिला के कितने पैसे बन गए, 8,82,000 रुपए। ठीक है। अब 18/6/2017 से लेकर और 29/6/2017 तक उसके खाते में कितने पैसे रहे हैं, 1,54,000 रुपए। कितने दिन हो गए इसके बीच में, ये हो गए 12 दिन, 18 से लेकर 29 तक। तो ये बन गया आपका 18,48,000 रुपए। और आखिरी के दिन 30/6/2017 को अगर हम देखें तो उसके खाते में 1,66,000 रुपए थे जो कि एक दिन के लिए रहे। तो ये हो गया 1,66,000। अगर आप इस कुल को जोड़ोगे तो जो कुल दैनिक अवशेष बनता है इन पूरे महीने का कुल दैनिक अवशेष, तो इन सबको जोड़ने पे आपका बनेगा ये 37,96,000 रुपए। 37,96,000। तो ये हमारा मूलधन हो गया। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 37,96,000। दर कितना दे रखा है, दर दे रखा है इन्होंने 3.5%। समय कितना हम लेके चलते हैं, समय लेके चलते हैं 1/365। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होता है हमारा मूलधन दैट इज 47,96,000 गुणा 3.5% गुणा समय बटे 100। 0 से 0 0 काट दो तो जो कुल सॉल्व करके आएगा वो आएगा 364 रुपए।
ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा बैंकिंग का चैप्टर था। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ दो ही प्रकार, एक ही प्रकार का प्रश्न है, ब्याज निकालने वाला, बाकी सारा थ्योरी का पार्ट है, रटने वाला पार्ट है, समझने का पार्ट है, जो किया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट हुआ खत्म। इस वाले पार्ट को रिवाइज कर लो, याद कर लो। ऑल